आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो आर्टिकल 76 के तहत होता है। आर्टिकल 76 इसका आर्टिकल है, सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 176 है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस इंडिया में, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री के अंदर सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर माना जाता है। अटॉर्नी जनरल जो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और उसको उसके पास पावर क्या होनी चाहिए, मतलब उसके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ही मस्ट बी द मतलब ही मस्ट हैव द क्वालिफिकेशन टू बी एन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो अब अगर या तो वो क्वालिफाइड हो, और या फिर क्या नाम है आपका मतलब जज बनने की क्वालिफिकेशन हो, ठीक है। उसके अंदर कम से कम ये होनी चाहिए कि जज बनने की, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की क्वालिफिकेशन हो, तब ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, ये होना चाहिए। और उसके अलावा जो है उस इसमें यह है, ही मस्ट हैव द जज ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर, या इसमें है ही मस्ट हैव द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही मस्ट हैव बीन अ जज ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 5 years और एन एडवोकेट ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 10 years और इमिनेंट जूरिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट के ओपिनियन में। वही जो प्रेसिडेंट, जो चीफ जस्टिस बनने, जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की एलिजिबिलिटी है, वही एलिजिबिलिटी यहाँ पे भी है। और इसमें कोई टर्म फिक्स नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है कि कितने दिन तक रहेगा, कितने दिन तक नहीं रहेगा। वो कभी भी हटाया जा सकता है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट यहाँ पे खेलता है। तो कौन सा खेल है यहाँ पे, आर्टिकल 76 है, लेकिन प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे खेलता है, ठीक है। और इसका मतलब प्रेसिडेंट उसको कभी भी हटा सकता है, ठीक है। और वो भी मतलब अपनी रिजिग्नेशन दे सकता है प्रेसिडेंट को, वो दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है ना। ठीक है। और ज़्यादातर क्या होता है कि जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन करती है तो वो भी रिजाइन कर देता है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से एडवोकेट है ना, तो फिर जब गवर्नमेंट ही जा रही है तो एडवोकेट भी जा रहा है। तो ऐसा होता है, अगर वो रिजाइन करता है तो ऐसे, ठीक है। और जो है ये रिन्यूमरेशन जो है इसका, जो सैलरीज हैं वो भी क्या नाम है आपकी एजी की फिक्स नहीं है, ठीक है। मतलब जो आपका अटॉर्नी जनरल है उसकी फिक्स नहीं है, वो जो है प्रेसिडेंट जितना आप कह देगा मतलब डिटरमाइन करेगा उतना उसको पैसा मिलेगा, ठीक है। ड्यूटीज एंड फंक्शन, ड्यूटीज क्या है, चीफ लॉ ऑफिसर है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका। वो एडवाइस देगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सारे लीगल मैटर्स में, मैंने आपको पहले बता रखा है, जो भी प्रेसिडेंट उसको बोलेगा देने के लिए, ठीक है। और उसकी ड्यूटी है कि लीगल कैरेक्टर उसको जो असाइन किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, वो सारा लीगल कैरेक्टर की चीज़ें वो देखेगा। ही डिस्चार्ज द फंक्शन कन्फर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ, वो सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको फंक्शन दिए हैं मतलब लीगल मैटर्स पे, वो सारा करेगा। उसके अलावा ही वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर जो है अपेयर करेगा सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए मतलब जो भी केसेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्न है उसमें सारे में सुप्रीम कोर्ट में अपेयर होगा। उसके अलावा रिप्रेजेंट करेगा गवर्नमेंट को किसी भी मैटर में जहां पे मतलब एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की बात है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई एडवाइस लेना होगा, तो आर्टिकल 143 के अंदर, तो वहां पे भी प्रेसिडेंट से एडवाइस लेने के लिए, मतलब जो है ना कि गवर्नमेंट एडवाइस ले सकती है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन वो एडवाइस बाइंडिंग नहीं होती, तो वो एडवाइस जो लेने के लिए वो अटॉर्नी जनरल ही जाएगा। टू अपेयर व्हेन रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी हाई कोर्ट इन एनी केस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्न, हाई कोर्ट में भी अगर अपेयर होगा जहां जरूरत होगी वहां पे भी ये करेगा। इसके राइट्स क्या है, इसकी ऑफिशियल ड्यूटी जो है, अटॉर्नी जनरल जो है उसको राइट होता है कि सारे कोर्ट में, पूरे इंडिया में सारे कोर्ट में वो एज अ ऑडियंस जा सकता है। उसको राइट है बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में बैठने का, ज्वाइंट सिटिंग में बैठने का, ठीक है। कमिटीज़ में पार्लियामेंट के बैठने का जिसमें वो मेंबर ना भी हो, ठीक है, बट उसको राइट टू वोट नहीं होगा, ठीक है। तो उसको प्रिविलेज वगैरह काफ़ी मिलती है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो प्रिविलेज है वो मिलती है उसको, ठीक है। और अटॉर्नी जनरल जो होता है उसकी उसकी मतलब लिमिटेशन आर प्लेस ऑन द अटॉर्नी जनरल इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कॉम्प्लिकेशन। तो ही शुड नॉट एडवाइज, अब यहाँ पे ये बात की गई है कि वो एक एम्प्लॉयमेंट नहीं है गवर्नमेंट के अंडर में, मतलब एक तरह से ये नहीं है, वो एजेंट नहीं है। तो इस वजह से मतलब एजेंट है एक तरह से गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट इसको जो है, लेकिन फिर भी जो है ये प्राइवेट केसेस ले सकता है। तो यहाँ पे बोला हुआ है, इसको लिमिटेशंस भी कुछ दे रखी हैं। ये देखा, ही शुड नॉट एडवाइज और होल्ड ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहली बात तो ये क्लियर कर दी गई है ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आए कि अटॉर्नी जनरल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई केस नहीं लेगा। दूसरा, ही शुड नॉट एडवाइज और होल्ड ब्रीफिंग इन केस वेयर ही इज कॉल्ड अपॉन टू एडवाइज एंड अपेयर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसको एडवाइज नहीं करना चाहिए किसी भी ऐसे मैटर में जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ हो, या जो इस मैटर में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू लिए अपेयर हो रहा हूँ उस पर उसको एडवाइस भी नहीं देना है। ही शुड नॉट डिफेंड, किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में उसको डिफेंड नहीं करना चाहिए किसी को, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग जितनी भी चलती है उसमें एक पार्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है। ही शुड नॉट एक्सेप्ट अपॉइंट
अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी और कॉर्पोरेशन विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमिशन के बिना किसी कंपनी का डायरेक्टर या वो कंपनी का मतलब डायरेक्टर वगैरह नहीं बनना चाहिए। लेकिन अटॉर्नी जनरल यहाँ साफ साफ अंडरलाइन करिएगा कि अटॉर्नी जनरल जो है इज नॉट फुल टाइम काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट, ही डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए इसको प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस के लिए बार नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता, ठीक है। वो प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। यानी प्राइवेट कैसे ले सकता है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्टी ना हो। सॉलिसिटर जनरल होते हैं, उसके अलावा सॉलिसिटर जनरल होता है इन एडिशन टू द अटॉर्नी जनरल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर कुछ सॉलिसिटर जनरल भी अपॉइंट किए जाते हैं जो कि एडवोकेट जनरल को जो है असिस्ट करते हैं, ठीक है, उनकी उसकी ड्यूटी डिस्चार्ज करने में, तो ये सॉलिसिटर कहलाते हैं। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल जो है वो क्या है, 76 है। उसके राइट्स वगैरह के 88 के अंदर बात की गई है। दोनों हाउस में मतलब जैसे वो जा सकता है, बोल सकता है, उसकी पावर एंड प्रिविलेजेस के बारे में और इम्यूनिटीज के बारे में जो है 105 के अंदर बात की गई है। अब ये कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट है क्या के बारे में, तो आप इसको उसके बारे में अटॉर्नी जनरल के बारे में तो उसको याद कर लीजिएगा। ये एग्जीक्यूटिव चैप्टर के अंदर चैप्टर 5 के अंदर आता है, आप सबको पता है। चैप्टर 5 के अंदर जो है चैप्टर 5 वो पार्ट 5 के अंदर आता है। चैप्टर 1 जो एग्जीक्यूटिव है उसके अंदर आएगा। चैप्टर 1 आर्टिकल 76, ठीक है, और पार्ट 5 ऑफ यूनियन जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, उसमें अटॉर्नी जनरल के बारे में मैंने आपको बताया था ना। तो यहाँ पे ये बात हो गई। उसके बाद में स्टेट में यही सेम फंक्शन सेम चीज़ स्टेट के अंदर कौन करता है, एडवोकेट जनरल करता है। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट जो होता है वो सेम चीज़ आर्टिकल 165 के अंदर में एडवोकेट जनरल होता है। ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट है और इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, हाई कोर्ट के जज बनने की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। और ये जैसे जिस तरह से अटॉर्नी जनरल सेंटर के अंदर है उसी तरह से स्टेट के अंदर ये है। ये दोनों हाउसेज में यानी कि इसके पास मतलब ये होता है, मतलब इसको भी रिमूवल के लिए वही बात है, इसको जो है कभी भी मतलब प्लेजर ऑफ गवर्नर तक होता है, कभी भी रिमूव किया जा सकता है, ये रिजिग्नेशन अपना दे सकता है। लेकिन ये भी लेजिस्लेचर में जाके वहाँ पे मतलब बातचीत कर सकता है। यहाँ पे इसके लिए वो है मतलब ये दोनों हाउसेज की जो स्टेट की लेजिस्लेचर होती है ना वहाँ पे जा सकता है, बस इसको वो राइट टू वोट नहीं होता। तो स्टेट के अंदर जो अटॉर्नी जनरल का सेंटर के अंदर पावर है वही स्टेट के अंदर एडवोकेट जनरल की पावर होती है। तो एडवोकेट जनरल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर सारे केसेस वगैरह हाई कोर्ट में देखता है, उसी के बिहाफ पर सारे काम होते हैं। तो यहाँ पे एडवोकेट जनरल आर्टिकल 165 होता है, ठीक है, बस इसको याद रखिएगा, एनफ है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, ये सारी हमने बातें कर ली। अच्छा, ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एक बॉडी जो है आपको मैंने बताया था, जो जीएसटी काउंसिल मैंने बताया था, एक और बॉडी है जो कि आप लोगों की बुक में दे रखा है, वो है जीएसटी काउंसिल, है ना भाई। हाँ भाई, आपको बताया था कि भाई जो है 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर जो आपको 2016 के अंदर जीएसटी लाया गया। जीएसटी आर्टिकल 279 ए के तहत बनाया गया। मैंने बताया फाइनेंस कमीशन जो इसका चेयरमैन होता है, उसके अलावा जो स्टेट का जो वो होता है, स्टेट का जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है जो फाइनेंस का, वो भी इसमें मेंबर होता है। उसके अलावा जितने भी स्टेट के यानी स्टेट जो भी रेवेन्यू और फाइनेंस का इंचार्ज होते हैं यूनियन मिनिस्ट्री में, वो तो रहेगा ही मेंबर, प्लस फाइनेंस मिनिस्टर जो है चेयरमैन रहेगा। और उसके अलावा जो भी मेंबर है जो भी मतलब मिनिस्टर इंचार्ज होता है फाइनेंस और रेवेन्यू का स्टेट के अंदर, वो मेंबर होते हैं। और इसका जो वर्किंग होती है वो ये होती है कि 2/3 वोटिंग की जो पावर है, मैंने बताया तो 1/3 सेंटर की होती है और स्टेट की 2/3 होती है। बाकी बात नहीं करो यार, ठीक है। ओके, वेटेज जो होती है 2/3 होती है और जो कोई भी डिसीजन होता है वो इसी तरह से 75% मैंने बताया था उसके मतलब वोटिंग के बाद 75 या उससे ज़्यादा किसी में 85 तक है परसेंटेज वोटिंग के बाद ही कोई चीज़ डिसाइड होती है। यानी कि मतलब अच्छा खासा वो चाहिए डिसाइड करने के लिए, मतलब वेटेज चाहिए तब कोई चीज़ डिसाइड होगा। तो यहाँ पे बेसिकली ये है कि 1/3 एक तो कोटा जो है 1/3 वो रिजर्व है किसके लिए, वोटिंग पावर जो रिजर्व है वो सेंटर के लिए है और 2/3 स्टेट के लिए। तो बस ये बात याद रखेंगे तो ये आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा जो है इसका मतलब मेन काम क्या है जीएसटी काउंसिल का, इसका मेन काम है टैक्स के जितने भी मैटर हैं, जीएसटी के जितने भी मैटर्स हैं उन पे गवर्नमेंट को बताना कि भाई एडवाइस वगैरह करना और उसको डिसाइड करना, स्लेब वगैरह डिसाइड करना, लिमिट्स वगैरह डिसाइड करना, वो सारा करना, ठीक है। और उसमें रेट्स वगैरह को डिटरमाइन करना है, उसके हिसाब से कहाँ-कहाँ लागू होगा, कब लागू होगा, वो सारी चीज़ें इसमें करनी है। बस इतना सा इसके अंदर खेल है। उसके बाद में आपका नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी वाला जो है, ये 338 जो है एक आर्टिकल, ये नया मतलब ये बॉडी बनी है। पहले पहले ये बॉडी
जो है नेशनल कमीशन फॉर बीसी जो बनी हुई है अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद ये हो गया कि इसमें भी होना चाहिए। तो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018 के अंदर आया, जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, किसको दिया? आर्टिकल 338 बी के तहत जो है ओबीसी का जो ये है मतलब बैकवर्ड क्लास कमीशन भी बनाया गया, और इसका मेन काम वही बैकवर्ड क्लासेस के सेफगार्ड, उनमें कोई मैटर इन्वेस्टिगेट करना, अगर उसमें कुछ हो रहा है रिपोर्ट वगैरह अपनी जो है प्रेसिडेंट को सबमिट करेगा, वो सारी बातें वही हैं, ठीक है। बात में आई, और ये जो 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 इसका फर्दर ये बात आई है कि कौन से इसके में क्वेश्चन जो बनेगा वो यही बनेगा कि 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2018 के अंदर इसको इसके अंदर डाला गया है, ठीक है। न्यू आर्टिकल 342 बी भी बनाया गया, जिसमें मतलब सोशली और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस को भी इसके अंदर डाला गया है 2018 के अंदर। उसके अलावा जो है आप तो जानते ही हैं कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए हमारा जो कमीशन है, वो उसका आर्टिकल कौन सा है? 338 बी। बस इसको याद रखिए, स्टैट्यूटरी बॉडी थी पहले, बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई। पहले ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, पहले स्टैट्यूटरी बॉडी बहुत दिन तक काम करती रही है, उसके बाद में जाके ये बनी है। काम वही जैसे एससी एसटी के लिए वो लोग काम करते हैं, रिक्वायर करते हैं, मतलब जो वो करते हैं एससी एसटी वाले, उसी तरह से कमीशन वाले उसी तरह से ये भी है। और इसके पास भी सिविल कोर्ट की पावर होती है, जब ये इन्वेस्टिगेट करता है कोई मैटर को, तो सिविल कोर्ट की पावर होती है। सिविल कोर्ट की पावर होने का मतलब क्या है? अंडर ओथ किसी को एग्जामिन कर सकता है और एविडेंस वगैरह कलेक्ट कर सकता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब यहाँ तक हमारा ये अब आपको समझ में आ गया होगा, आई होप।